नमस्कार। YouTube क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक जनरल थ्योरी ऑफ मार्केट प्राइस। इसी टॉपिक में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मूल्य का सामान्य सिद्धांत कैसे होता है और मूल्य के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिसमें मूल्य का श्रम सिद्धांत, उत्पादन लागत सिद्धांत, उपयोगिता सीमांत सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के बारे में जाना था। साथ ही हमने मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत उसके बारे में उसके सिद्धांत की व्याख्या की थी, जिसमें हमने जाना था कि वस्तुओं का मूल्य क्यों दिया जाता है, वस्तुओं का मूल्य क्यों लिया जाता है और वस्तु का मूल्य निर्धारित कैसे होता है। आज हम जानेंगे मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का साम्य कीमत पर प्रभाव। मांग और पूर्ति में जब परिवर्तन होता है तो साम्य कीमत पर दो तरह से प्रभाव पड़ते हैं। हम जानते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की मांग या पूर्ति में परिवर्तन होता है तो क्या प्रभाव होता है, पहले हम देखेंगे। अलग अलग जानेंगे इनको हम। पहले देखेंगे मांग में परिवर्तन का साम्य कीमत पर प्रभाव। जब वस्तु की पूर्ति तथा अन्य परिस्थितियां एकदम समान रहे किंतु मांग में किन्हीं कारणों से कमी या वृद्धि हो जाए तो मांग बढ़ने पर साम्य कीमत भी बढ़कर हो जाती है और मांग घटने पर साम्य कीमत भी घट जाती है। जैसे कि अगर हम रेखा चित्र में देखें तो हमारा ओ वाई अक्ष जो है कीमत को बताता है, ओ एक्स अक्ष जो है वस्तु की मांग और पूर्ति को बताता है। यहाँ हम देखते हैं कि यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर साम्य कीमत भी बढ़कर कहाँ आ जाएगी, OP2 आ जाएगी, और मांग कम होने पर कीमत भी कम हो जाएगी उसकी और वह OP1 पे आ जाएगी। रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि SS जो कर्व है हमारा वह सप्लाई कर्व है, पूर्ति का वक्र है। DD0 जो रेखा है वो हमारी प्रारंभिक मांग रेखा है। मांग और पूर्ति में साम्य यहाँ हो रहा है E0 पर, लेकिन यहाँ E0 पर जब साम्य बिंदु है तो यहाँ कीमत कौन सी होगी हमारी, OP0, और मांग और पूर्ति क्या होगी, OQ0। ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी मांग बढ़ती है यानी हमारा कर्व जो है D2 पे आता है, ऊपर की ओर सरकता है, तो वहाँ हमारी मांग और पूर्ति में साम्य बिंदु कहाँ होगा, E2 पे, और E2 पे जब साम्य बिंदु होगा तो हमारा प्राइस कहाँ चला जाएगा, P2 पे प्राइस चला जाएगा, और मांग और पूर्ति की जो साम्य बिंदु है यहाँ वो Q2 पे आ जाएगी। परंतु किसी कारण से जब हम देखते हैं कि मांग में कमी होती है, मांग रेखा खिसक कर D1 पे आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा साम्य होगा वो E1 बिंदु पे होगा और यहाँ पे प्राइस होगा हमारा P1 बिंदु पे, और मांग और पूर्ति वस्तु की कहाँ होगी, Q1 पे। ठीक है। ये आप इस डायग्राम को आराम से समझ सकते हैं कि जैसे ही D2 पे डिमांड जाती है वैसे ही कीमत उसकी बढ़ जाती है, और जैसे ही D1 D पे आती है वैसे ही उसकी कीमत भी कम हो जाती है। यानी कि अन्य बातों के समान रहने पर मांग बढ़ने पर साम्य कीमत बढ़ जाती है तथा मांग घटने पर साम्य कीमत भी घट जाती है। ठीक है। अन्य बातों के समान रहने पर मांग बढ़ने पे कीमत बढ़ जाएगी, मांग घटने पे कीमत घट जाएगी। दूसरा प्रभाव क्या होता है इसका, पूर्ति में परिवर्तन का साम्य कीमत पर प्रभाव। जब वस्तु की मांग एवं अन्य बातें समान रहे किंतु पूर्ति में अगर किसी कारण से परिवर्तन हो जाता है तो जब पूर्ति बढ़ जाती है तो साम्य कीमत घटेगी और पूर्ति में कमी होने पर साम्य कीमत बढ़ेगी। ठीक है। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से देख के बताते हैं आपको। तो हम ये जानते हैं कि ये हमारा कर्व जो है
नीचे की ओर ढालू जो कर्व है ये हमारी डिमांड रेखा को बता रहा है, डीडी रेखा को बता रहा है। और ये जो कर्व है हमारे ऊपर की ओर बढ़ते हुए ये पूर्ति रेखा को है, जो कट कट वाले हैं कर्व ये पूर्ति रेखा को बताते हैं। डॉट 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 लाइन में जो कर्व है पूर्ति रेखा को बताते हैं। चित्र में हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं ओ वाई एक्स जो है हमारा वो कीमत को बता रहा है, और ओ एक्स अक्ष जो है वस्तु की मांग और पूर्ति को बता रहा है। जैसे ही हमारी पूर्ति S0 पे होती है वैसे ही साम्य बिंदु कहाँ हो रहा है, E0 पे। और ऐसी स्थिति के अंदर कीमत कहाँ आ रही है, P0 पे, और मांग और पूर्ति कहाँ है, Q0 पे। लेकिन जैसे ही पूर्ति के अंदर वृद्धि होती है, पूर्ति में वृद्धि होने का मतलब S2 पे आती है, तो यहाँ कीमतें कम हो जाएंगी। जैसे पूर्ति बढ़ेगी कीमतें कम हो जाएंगी। साम्य बिंदु कहाँ आ रहा है, E2 पे आ रहा है। E2 का मतलब कीमत कहाँ आ रही है हमारी, OP2 पे, और यहाँ सप्लाई कितनी हो रही है हमारी, OQ2 पे। अगर हम देखें कि हमारी पूर्ति जो है वो कम हो रही है, यहाँ S2 कौन सी है, वृद्धि है, मांग बढ़ की जो है पूर्ति वो बढ़ रही है। और जब हम देख रहे हैं कि पूर्ति कम हो रही है यानी पूर्ति S1 पे आ जाती है, तो यहाँ साम्य बिंदु कहाँ होगा, E1 पे, और कीमत कहाँ होगी हमारी, P1 पे, और यहाँ क्वांटिटी कितनी होगी हमारी, Q1 पे। तो हम फिर से देख लें इस सिद्धांत को कि जहाँ भी हम यह देखते हैं कि जब वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो साम्य कीमत घट जाएगी, और जब पूर्ति में कमी हो जाएगी तो साम्य कीमत बढ़ जाएगी। जैसे कि हमारे चित्र में भी हम देख रहे हैं, पूर्ति बढ़ेगी कीमत कम, पूर्ति घटेगी कीमत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन एक तीसरी परिस्थिति ऐसे भी हो सकती है कि मांग और पूर्ति में एक साथ साम्य कीमत पर प्रभाव कैसे होगा। कई बार होता है जब मांग एवं पूर्ति दोनों में साथ साथ परिवर्तन होता है तो साम्य कीमत पर उसका प्रभाव मांग एवं पूर्ति दोनों की परिवर्तनकारी शक्तियों के संयुक्त साम्य से निर्धारित होती हैं। यदि मांग में परिवर्तन पूर्ति की अपेक्षा ज़्यादा है तो साम्य कीमत पर मांग पक्ष का प्रभाव अधिक होगा, जबकि यदि पूर्ति में मांग परिवर्तन के मुकाबले अधिक है तो पूर्ति का प्रभाव अधिक होगा। यह दीर्घकालीन कीमत निर्धारण पर साम्य कीमत निर्धारण के घटकों के समान ही होता है। जैसा कि हम अगर चित्र में देख रहे हैं तो दो तरह की रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपको, एक तो डॉट डॉट की रेखाएं दिखाई दे रही है और एक सिंपल कर्व दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे जो सिंपल कर्व है हमारा D1 के अंदर, S1 के अंदर, दोनों का साम्य हो रहा है E1 पे, यानी D1 मतलब डिमांड कर्व है हमारा, S1 मतलब सप्लाई कर्व है हमारा। डॉट डॉट वाला जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिमांड का, और डॉट डॉट S वाला जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप है सप्लाई का। इसको हम चित्र को विश्लेषण करते हैं, चित्र का बताते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको हम। यहाँ हमारा OYX जो है कीमत को बता रहा है, OX अक्ष जो है हमारा मांग और पूर्ति को बता रहा है। यहाँ रेखा चित्र में प्रारंभिक मांग एवं पूर्ति वक्र कौन से है, प्रारंभिक मांग और पूर्ति वक्र, मांग वक्र जो है हमारा D1 और पूर्ति वक्र हमारा S1 दोनों जो हैं E1 बिंदु पे काटते हैं। और जब E1 बिंदु पे काटते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी कीमत क्या होगी, P1, और मांग और पूर्ति कितनी होगी, Q1 पे। इस मांग और पूर्ति के ऊपर हमारी जो साम्य बिंदु है वो हमने अध्ययन किया। लेकिन जब मांग बढ़कर डॉट डॉट रेखा D1 से डॉट डॉट रेखा कौन सी आ रही है हमारी, D2 की, तो D1 से अगर D2 पे आ जाती है और सप्लाई भी हमारी चेंज हो जाती है, जो नई रेखा बनती है डॉट डॉट वाली S2 वो हमारी नई सप्लाई रेखा है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारा साम्य होगा E2 बिंदु पे होगा, और इस E2 बिंदु पे साम्य होने पर कीमत कितनी होगी, P2 पर, और मांग और पूर्ति कितनी होगी, OQ2 पर होगी। इससे स्पष्ट है कि अगर मांग और पूर्ति दोनों बढ़ते हैं तो उनका साम्य कीमत पर प्रभाव उनके संयुक्त प्रभाव पर निर्भर करेगा।
दोनों के संयुक्त प्रभाव पर निर्भर करेगा। यानी कि मांग में पूर्ति अधिक बढ़ने पर साम्य कीमत बढ़ेगी, जबकि मांग एवं पूर्ति दोनों में कमी होने पर मांग गिरने से साम्य कीमत भी घटेगी। यदि और मांग और पूर्ति दोनों में अनुपात समान रहता है, समान अनुपात से परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे साम्य कीमत है वह भी स्थिर या समान रहने की प्रवृत्ति रहती है। अगला मुख्य बिंदु है हमारा मूल्य निर्धारण में सीमांत का महत्व। मूल्य निर्धारण में सीमांत को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए अधिकतम कितनी कीमत दे सकता है, यह उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। उपभोक्ता स्वभाव से प्रत्येक वस्तु के लिए कम से कम मूल्य देना चाहता है, पर वह उस वस्तु की मात्रा तब तक खरीदता है जब तक कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके द्वारा व्यय किए जाने वाली मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर न हो जाए। हमने उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत में भी पढ़ा था, इसके बारे में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बारे में जाना था, और उसके आधार पर हम ये जानते हैं कि कोई भी उपभोक्ता तब तक ही वस्तु खरीदता है जब तक कि त्याग की जाने वाली मुद्रा के बराबर उसको सीमांत उपयोगिता ना मिलती हो, और जब मिल जाती है तो वह उसको खरीदना बंद कर देता है। पूर्तिकर्ता की दृष्टि से भी सीमांत लागत किसी भी वस्तु के मूल्य की न्यूनतम सीमा का निर्धारण करती है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों की आधार पर ऐसे बिंदु पर होता है जहां वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति बराबर होती है। वस्तु की वह मात्रा जहां पर उस वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है वह हमारी मार्जिनल यूनिट कहलाती है, यानी सीमांत इकाई कहलाती है। इस इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है, यानी सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, और इस इकाई पर लगने वाली लागत को सीमांत कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। कीमत जो है वो सीमांत इकाई पर निश्चित होती है, पर सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता एवं सीमांत लागत मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। इस प्रकार से सीमांत वह बिंदु है जहां पर मूल्य को प्रभावित करने वाली शक्तियों के प्रभाव को जानते हैं, और इसी के आधार पर हम किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करते हैं। यहाँ यह कहना भी आवश्यक होगा कि वस्तु का मूल्य केवल सीमांत इकाई की मांग एवं पूर्ति से ही निर्धारित नहीं होता, वरन सीमांत इकाई प्लस अन्य इकाइयों की मांग एवं पूर्ति के सामूहिक प्रभाव से निर्धारित होता है। यद्यपि सीमांत इकाई अकेली मूल्य निर्धारित नहीं करती, पर फिर भी सीमांत इकाई का मूल्य पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, क्योंकि यह कुल मांग और पूर्ति का एक भाग होता है। सीमांत उपयोगिता एवं सीमांत लागत मूल्य निर्धारण स्वयं नहीं करती, बल्कि ये स्वयं मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत के साथ साथ निर्धारित होती है। इसीलिए अर्थशास्त्री मार्शल कहते हैं कि कुल मांग और पूर्ति ही वस्तु के मूल्य एवं सीमांत को शासित करती है। सीमांत ही वह बिंदु होता है जिस पर कि न केवल मूल्य निर्धारित होता है, और इस प्रकार न तो सीमांत उपयोगिता और न सीमांत लागत मूल्य को शासित करते हैं, वरन ये स्वयं भी मूल्य सहित मांग और पूर्ति के सापेक्षिक संबंधों से शासित होते हैं। यानी कि सीमांत पर मूल्य निर्धारित होता है, पर सीमांत स्वयं मूल्य को निर्धारित नहीं करते हैं। मूल्य का निर्धारण तो मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों की अंतर्क्रियाओं के साम्य से ही होता है। यानी कि मांग और पूर्ति की शक्तियां ही मूल्य एवं सीमांत का निर्धारण करती है। सीमांत बिंदु भी स्वयं स्थिर नहीं है,
यह बिंदु मांग और पूर्ति के साथ साथ परिवर्तनशील होता रहता है। यदि वस्तु की पूर्ति में संकुचन होता है तो सीमांत पीछे हट जाएगा, और अगर पूर्ति में विस्तार होता है तो सीमांत आगे आ जाता है। इस प्रकार मांग कम होने पर सीमांत मूल्य पीछे और मांग बढ़ने पर सीमांत मूल्य आगे आ जाता है, और मांग और पूर्ति की शक्तियां ही सीमांत का निर्धारण करती है, और मूल्य का निर्धारण भी मांग और पूर्ति की शक्तियों के साम्य से होता है, जैसा कि हमने चित्रों के अंदर देखा। अतः सीमांत पर मूल्य का निर्धारण होता है, पर सीमांत से मूल्य निर्धारित नहीं होते, बल्कि हम जानते हैं दोनों किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा।